आदमी ने अपनी आंखों के सामने रखी होली सोर्ड को इग्नोर कर दिया, बल्कि मुड़कर उसने सोर्ड की शैडो को चूज किया। यह बिल्कुल भी नहीं था कि वह होली सोर्ड की पावर नहीं चाहता था, बल्कि केवल यह शैडो में छिपी तलवार ही उसके साथ रेजोनेट कर सकती थी। इससे मुझे भी कोई सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि पिछले जन्म में मैंने उसी की मदद से वर्ल्ड का सबसे पावरफुल असैसिन बना था, जबकि मेरे भाई को वह होली सोर्ड चुन गई थी और वह चोजन वन बन गया था। इसलिए मैंने परिवार की ऑनर के लिए खुशी खुशी उसकी शैडो बनकर डार्कनेस में उसके लिए सभी ऑब्स्टिकल्स को क्लियर कर दिया। लेकिन उस दिन एम्पायर की मैसिव आर्मी ने बिना किसी वार्निंग के मुझे चारों ओर से घेर लिया। न केवल कॉन्टिनेंट पर फेमस टॉप एक्सपर्ट्स बाहर निकल आए, बल्कि टीम लीड करने वाला पर्सन मेरे भाई का सबसे ट्रस्टेड राइट हैंड मैन था। हालांकि मैं सीरियसली इंजर्ड था, फिर भी कोई भी मेरे पास आने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तब मैंने सिर उठाकर पूछा कि क्या यह एक्शन एम्परर के ऑर्डर पर हुई है। जैसे ही मैंने यह कहा, मेरे चारों ओर फिर से इंटेंस प्रेशर फैल गया, जिससे वह हैरान रह गया कि मैं वास्तव में रूमर्स जितना ही पावरफुल हूँ। जब उसने देखा कि मेरे चारों ओर की किलिंग इंटेंट और भी तेज हो रही है, वह जल्दी से पीछे हट गया और मुझसे दूरी बना ली और कहा कि ताकि मैं किसी सीक्रेट टेक्निक का यूज करके एस्केप न कर सकूं, इसीलिए स्पेशली 9 स्टार मैजिक बैरियर लगाई गई थी। जब मैं सोच रहा था कि किसी भी कीमत पर इस बार एस्केप करना है और फिर अपने बड़े भाई के साथ इस मामले के पीछे के मास्टरमाइंड की इन्वेस्टिगेशन करनी है, तभी अचानक एक मुझे बेहद फेमिलियर फिगर दिखाई दी। वह मेरा बड़ा भाई एशर था। उसे देखने के बाद मेरा दिमाग पहले ब्लैंक हो गया, फिर एक टेरिफाइंग और बोल्ड आइडिया तुरंत मेरे दिल में कौंधा। क्या इस बार मुझे घेरने के पीछे का मेन मास्टरमाइंड मेरा अपना सगा भाई है? यह सोचते ही मेरा शरीर लड़खड़ाने लगा और अंत में घुटनों के बल गिर गया। ठीक इसी समय मुझे अपने बड़े भाई के मुंह से पता चला कि परिवार उसे एम्परर बनाने के लिए मुझे खत्म करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि मैं परिवार के अनगिनत गंदे डील्स को जानने वाला डार्क हैंड हूँ। केवल इस स्टेन को हटाने से ही उसका थ्रोन सिक्योर रह सकता है। अनविलिंगली मैंने डैगर को टाइटली पकड़ लिया और शरीर के अंदर की ब्लैक फॉग भी अनकॉन्शियसली फैलने लगी। एशर ने यह देखकर कहा कि ईमेन्नो, इस ब्लैक फॉग की वजह से मैं एक अगली किलिंग मॉन्स्टर बन गया हूँ, और उसने मुझ पर ब्लैक फॉग को छुपाने का आरोप लगाया। उसकी यह बात सुनकर मैं पूरी तरह से गुस्से से भर गया। उसे यहाँ मुझे कोसने का क्या हक है? चाहे हाल ही में एम्पायर के अंदर थ्रोन की लड़ाई हो, या पहले की डीमन आर्मी की कैंपेन, या अकेले डीमन लॉर्ड की असैसिनेशन, यहाँ तक कि दूसरे देशों के साथ कॉन्टिनेंट यूनिफिकेशन वॉर। इन बड़े छोटे बैटल्स में किसमें मेरी आवाज नहीं थी? वे ओपनली हाथ नहीं लगा सकते थे। कौन सा ऐसा काम था जो मैंने उनके लिए ठीक नहीं किया? परिवार की कोई भी मांग होती, मैं बिना हिचकिचाहे पूरा करता, लेकिन आज मैं एक खूनी हथियार की तरह बन गया हूँ। परिवार उन डार्कनेस को कवर करने के लिए मुझे हमेशा के लिए चुप कराना चाहता है। पीछे खड़े कई पावरफुल लोगों ने यह देखकर हैरानी व्यक्त की कि मैं इस स्थिति में भी इतनी मैजिक पावर निकाल सकता हूँ। मैंने ट्रांसफॉर्म करने के बाद कहा कि इस दुनिया का यूनिक बैटल हीरो वास्तव में अपने ही छोटे भाई से डरकर उसे खत्म करना चाहता है। यह कितना रिडिकुलस है। मेरी बात सुनकर वह भी थोड़ा गुस्सा हो गया। अगले ही पल मैं एक झटके से आगे बढ़ा और उससे लड़ाई शुरू की। मैंने अल्ट्रा हाई स्पीड का यूज करके ब्लैक फॉग से उसे ऐसे घाव दिए जो हील नहीं हो सकते। जैसे ही मैंने वीकनेस खोजी और उसे छूने ही वाला था कि एक लाइट बैरियर ने मुझे रोक दिया। सिर उठाकर देखा तो उसके पीछे उसके मेन द्वारा लगाई गई बैरियर मैजिक थी। मेरे हैरान होने और ध्यान भटकने के मौके का फायदा उठाकर वह मुड़ा और सोर्ड से मेरे शरीर को भेद दिया। मेरी पावर से जुड़ी डैगर भी हाथ से छूटकर गिर गई। एशर की कोल्डनेस ने बर्फ की तरह मेरे सभी रेजिस्टेंस को जमा दिया। अंत में एक किक मारकर मुझे दूर फेंक दिया। इस समय मैं जमीन पर लेटा था और दिल में केवल अनविलिंगनेस था। जैसे ही वे सेना वापस लेने और मुड़ने की तैयारी कर रहे थे, मैंने अपनी आखिरी ताकत इकट्ठा कर डैगर उठाई और गुस्से में खड़ा होकर उसकी पीठ की ओर दौड़ा। जैसे ही मेरी धार उसकी गर्दन काटने वाली थी, अचानक उसने होली सोर्ड की पावर रिलीज करके मुझे पूरी तरह से क्रश कर दिया। जब मैंने फिर से आंखें खोली
तो पाया कि मैं पसीने से तरबतर हूँ और एक तरफ मेरी पूर्व मेड एमिली मुझे जगाने के लिए चिल्ला रही थी। लेकिन मुझे हैरानी हुई क्योंकि हमें स्पष्ट रूप से 20 साल से नहीं मिले थे। फिर भी उसका चेहरा मेरी बचपन की यादों जैसा बिल्कुल नहीं बदला था और आसपास के कमरे की डेकोरेशन भी मेरे बचपन जैसी लग रही थी। अचानक कुछ एहसास होते ही मैंने जल्दी से अपना चेहरा छू कर देखा। पाया कि मेरा लुक भी बचपन जैसा वापस आ गया है। एमिली ने मुझे सोचने का समय नहीं दिया और कहा कि क्या मैं ड्यूल में नहीं जाना चाहता, इसलिए जानबूझकर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। इस समय मुझे समझ आया कि मैं शायद बचपन में वापस आ गया हूँ। जब मैं बाहर आया और इस फैमिलियर ड्यूक कासल को देखा तो और भी कंफर्म हो गया। थोड़ी ही देर में एमिली मुझे एक ग्राउंड पर ले गई। मुझे याद आया कि यह समय 37 साल पहले 985 ईस्वी का होना चाहिए। हर महीने की शुरुआत में ड्यूक की जमीन पर सोर्ड ड्यूअल आयोजित होता था। उस समय मेरे पिता यानी इस इलाके के मालिक बर्ड ड्यूक युद्ध देखने आते थे। अगर मुझे गलत याद नहीं है तो आज मेरा ओपोनेंट क्रांस है। वह मेरा स्टेप ब्रदर है, लेकिन क्योंकि उसकी माँ लेजिटिमेट वाइफ थी इसलिए परिवार में उसका स्टेटस मुझसे ऊंचा था और मैं एक ऐसा इलेजिटिमेट सन जिसकी माँ कौन है यह भी कोई नहीं जानता। परिवार में हर जगह दूसरों के बुलिंग का शिकार होता था और मैं इसी दिन के ड्यूल में एम्बैरस होने के बाद सभी के मजाक का पात्र बन गया था। मेरे पिता ने भी इसी दिन से दिल से मुझे रिजेक्ट कर दिया था। ड्यूल शुरू होने से पहले एमिली को डर था कि मैं घायल न हो जाए, इसलिए उसने सुझाव दिया कि सीधे सरेंडर कर लूं। इसके लिए मैंने उसके प्रपोजल को फर्मली रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब मैंने सोर्ड निकाली तो अचानक महसूस हुआ कि यह ऑर्डिनरी सोर्ड इतनी हैवी क्यों है। लगता है मेरे शरीर की सभी एबिलिटीज भी वापस पुरानी स्थिति में आ गई हैं। ग्राउंड में आने के बाद क्रांस ने मजाक उड़ाया कि मुझे उसे देखकर भी हार नहीं माननी है। क्या क्रिपल बनना चाहते हो? मैंने सोचा अगर ये सब सच है तो इस जन्म के एंड को मैं जरूर चेंज करूंगा। जैसे ही ड्यूक ने ड्यूअल की अनाउंस की, क्रांस एक स्टेप आगे बढ़ा और मेरी ओर रन किया। उसकी आईज में मैं ऑलरेडी इस ड्यूअल की स्टेपिंग स्टोन बन चुका था, लेकिन मेरी नजरों में उसका अटैक एक स्नेल जितना स्लो था। मैं बस एक साइड मुड़ा और इजीली उसका स्ट्राइक डॉज कर गया। एक स्ट्राइक मिस करने के बाद क्रांस नहीं रुका। वह बैक मुड़ा और सोर्ड निकालकर अगला स्ट्राइक करने की प्रिपेयर की, लेकिन उसकी सोर्ड अप उठती ही मैंने उसे ब्लो कर दिया। फिर मैंने अपनी लेग उठाकर उसके काफ पर किक मारी। तीव्र पेन से वह स्वेट से तरबतर हो गया। वह ग्राउंड पर गिर पड़ा और उठना भी डिफिकल्ट हो गया। क्रांस की मदर यह देखकर बहुत सैड हुई। अब अगर मैं अपनी सोर्ड उसकी नेक पर रख दूं तो रेफरी इस ड्यूअल के एंड होने की अनाउंस कर देगा, लेकिन मैं इसे इतनी जल्दी खत्म नहीं करना चाहता था। पास्ट लाइफ में क्रांस हमेशा मुझे परेशान करता था। एकेडमी जाने के बाद भी उसका बुलिंग नहीं रुका था, इसलिए इस बार मुझे उसे कड़ी सजा देनी थी ताकि उसके डीआईएल में मेरे लिए डर पैदा हो जाए। यह सोचकर मैंने फिर से स्टेप बढ़ाया। क्रांस ने देखा कि मैं नहीं रुक रहा, इसलिए उसने जाल्डी से एक्सेप्ट डिफीट कर ली, लेकिन उसके मुंह से वर्ड्स निकलते ही निकलते मैंने उसे अनकॉन्शियस कर दिया। इस ड्यूल के बाद ड्यूक ने निर्धारित डिपार्चर की डेट पोस्टपोन कर दी और कहा कि वह मुझसे मीट करना चाहते हैं। उन्होंने अपने डायरेक्ट सबऑर्डिनेट सीनियर नाइट येकन को मुझे स्टडी रूम ले जाने का ऑर्डर दिया। जैसे ही हम वे में थे, क्रांस की मदर मार्गरेट सामने से आई। उसके फेस पर अनहैप्पीनेस देखकर मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने फ्यूल टू द फायर डालते हुए पूछा, डचेस क्या क्रांस हॉस्पिटल में ठीक है? वह मेरी बातों से गुस्सा हो गई और बोली कि मैंने उसके बेटे को इतना बीट है और अब पूछने आया हूँ। लेकिन मैंने उससे ज्यादा उलझना नहीं चाहा और उसे इग्नोर कर आगे बढ़ गया। लेकिन उस वुमन ने कहा कि मेरी मदर लो है, इसलिए ही मैं ऐसा लो पैदा हुआ हूँ। यह सुनकर मैं रुक गया और मुड़कर बहुत कोल्ड नजरों से उसे देखने लगा। मैंने सोचा कि क्या उसे किल दूं, लेकिन फिर लगा यह उसके लिए बहुत सस्ता पड़ेगा। मुझे उसे अच्छे से टटपाना चाहिए, इसलिए मैंने अपने किल करने के इंटेंशन को वापस लिया और पूछा, क्या आपको पता है कि मैं और क्रांस जल्दी ही एकेडमी जाने वाले हैं? मैडम, आप यह तो नहीं चाहेंगी कि एकेडमी के दौरान आपके बेटे के साथ कुछ रॉन्ग हो जाए, है ना? मेरे मुंह से थ्रेट सुनकर उसने मुझे सबक सिखाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन येकन ने उसे रोक दिया और कहा कि ड्यूक साहब को मुझसे जल्दी मीट करना है, टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता। कहकर उसने उसे एक शार्प नजर दी। मार्गरेट के पास कोई चॉइस नहीं था और उसे रुकना पड़ा, क्योंकि यहाँ ड्यूक के ऑर्डर का बिना शर्त फॉलो होना जरूरी है। साथ ही मुझे लगा कि येकन काफी भरोसेमंद है, जो ड्यूक के सामने भी नहीं झुकता। स्टडी रूम में एंटर करने के बाद ड्यूक अकेले विंडो की ओर देख रहे थे। मैं आगे बढ़ा और पहले पिता को प्रणाम किया। हिसाब से तो 15 साल हो गए हैं जब मैंने अकेले पिता के साथ टाइम बिताया है। वह उशप एम्पायर के वेस्टर्न एरिया बेरियास के बड़े लॉर्ड हैं और उन्हें
कॉन्टिनेंट के प्रोटेक्टर के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी पावरफुल मैजिक एबिलिटी और बिहेवियर के बेस्ड पर सबसे आगे की लाइन में मॉन्स्टर्स के अटैक्स का लगातार ऑपोजिशन किया है। मेरी मेमोरीज में मुझे बस एक ही चीज चाहिए थी, वह है कॉन्टिनेंट में पीस और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। लेकिन मेरी नजरों में वह एक फूल पर्सन है जो पूरी जिंदगी दूसरों के लिए खुद को डेडिकेटेड करता रहा। जब हम एक दूसरे के सामने बैठे तो उन्होंने पूछा कि मैंने क्रांस के अटैक से कैसे बचा और मैंने सोर्ड्समैनशिप कब सीखी। मुझे पता था कि मैं पिता से कुछ छिपा नहीं सकता, इसीलिए मैंने बहाना बनाया कि मैं हर रात अकेले प्रैक्टिस करता हूँ। इसके तुरंत बाद पिता ने कहा कि उनकी इन्फॉर्मेशन के अनुसार न तो मुझ में सोर्ड्समैनशिप की कोई टैलेंट है और न ही मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट रही है। उन्होंने पूछा कि मैं इतनी बेहतरीन कैपेबिलिटी क्यों छिपा रहा हूँ। मैंने शर्माइल होकर बताया कि मैं ज्यादा ध्यान अट्रैक्ट नहीं करना चाहता। लेकिन पिता ने फिर पूछा कि क्रांस को हराने के बाद भी मैंने उसे फिर तुमने क्यों पीता, क्यों बीट? ये क्वेश्चन सुनकर मेरे दिल में एक वाइब्रेशन हुआ। पिता निश्चित रूप से इस क्वेश्चन के जरिए मेरे कैरेक्टर और सोच को टेस्ट करना चाहते थे, इसीलिए मैंने कहा कि मैं बस प्रूव करना चाहता था। जब उन्होंने पूछा कि क्या प्रूव करना है तो मैंने बताया कि हालांकि हम दोनों पिता के बेटे हैं, लेकिन मैं क्रांस से ज्यादा ताकतवर हूँ। मुझे लगता है कि यही ड्यूल का असली मतलब है। पिता ने मेरी यह बात सुनकर अचानक हंस दी और कहा कि मेरा जवाब बहुत शांत और बुद्धिमान था, जिससे उन्हें बहुत संतोष हुआ। उन्होंने कहा कि भविष्य में मैं निश्चित रूप से एशर का मजबूत सपोर्टर बन सकता हूँ। जब मैंने बड़े भाई का नाम सुना तो मुझे फिर से वह एहसास हुआ जब उनकी कोल्ड सोर्ड मेरे शेरियर में घुसी थी। लगता है पिता अभी भी एशर को इतना महत्व देते हैं और जिडी हैं। अंत में पिता ने कहा कि इस बार के उत्कृष्ट परफॉर्मेंस के इनाम के रूप में मैं जो भी चाहूँ मांग सकता हूँ। चूंकि ऐसा है तो मैं एशर उस हरामखोर की सभी प्लान्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यह सोचकर मैंने कहा कि मैं आपके साथ बैटलफील्ड में जाना चाहता हूं। मेरे बेडरूम में शिफ्ट होता है। जब एमिली को पता चला कि मैं फ्रंट लाइन जा रहा हूँ तो उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। वहाँ अनगिनत खूंखार राक्षस और जानवर थे और मौत किसी भी पल आ सकती थी। उशपू एम्पायर का वेस्टर्न एरिया बिलियल पूरे कॉन्टिनेंट में अकेली ऐसी जगह है जिसे फ्रंट लाइन कहा जाता है। आगे माउंट लिमिया है। हाँ, बिलियल उशपू एम्पायर का एक वेस्टर्न एरिया है जो पूरे कॉन्टिनेंट पर वॉर की फ्रंट लाइन के तौर पर जाना जाता है। आगे माउंट लिमिया है। मुझे उन्हें यह साबित करना है कि मैं लिमिया वैली जाने के लिए क्वालिफाइड हूँ। हालांकि मुझे अभी तक नहीं पता कि मेरे पिता का क्वालिफाइड से क्या मतलब था, लेकिन अभी के लिए मेरे लिए सबसे जरूरी बात है अपनी स्ट्रेंथ को बेहतर बनाना। भले ही मेरी बॉडी और ताकत मेरे साथियों से कमजोर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने अपनी पिछली जिंदगी की यादें और लड़ाई का एक्सपीरियंस बचा कर रखा है। सबसे जरूरी बात यह है कि मेरे अंदर जो थोड़ी सी मैजिक पावर है उसका इस्तेमाल मैं तब तक कर सकता हूँ जब तक मैं अपनी बॉडी को एक खास ताकत तक ट्रेन कर लूं। जैसे ही मैंने सोचना खत्म किया, डोर जोर से किक मार के खोला गया। मैंने ऊपर देखा तो वो मेरी बहन एलिस थी। थोड़ी देर बात करने के बाद वो दौड़ कर आई, मेरा कॉलर पकड़ा और जोर से पूछा कि क्या मैं पागल हूँ और पूछा कि मैंने फादर के साथ वॉर की फ्रंट लाइन पर जाने की बेवकूफी भरी रिक्वेस्ट क्यों की। उसने मुझसे ये भी कहा कि सिर्फ इसलिए मत सोचो कि मैं इनविंसिबल हूँ क्योंकि मैंने क्रांस को हरा दिया। आखिर में उसने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ रूफ पर चलूं। रूफ पर पहुँचने के बाद एलिस ने कहा कि जब तक अगर मैं 3 मिनट तक उसके हमलों को झेल पाता तो वह मुझे फ्रंट लाइन पर जाने देने के लिए मान जाती। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं सच में ऐसा करना चाहता हूँ और उसने मुझसे चुप रहने और सिर्फ एक बात पूछने को कहा, क्या मैं परिवार की दौलत का हेयर बनना चाहता हूँ? एलिस ने यह देखकर कि मैं कुछ नहीं बोला मान लिया कि मैं मान गया हूँ और बिना कुछ कहे मुझे अपनी सोर्ड निकालने को कहा। लेकिन मेरा छोटा शरीर क्रांस के साथ सिर्फ आधे दिन से ही लड़ रहा था और मेरे हाथ पहले से ही मुझे परेशान कर रहे थे। इससे पहले कि मैं शिकायत पूरी कर पाता, मैंने एलिस को मेरी ओर दौड़ते हुए देखा। मैंने अपने आप अपनी सोर्ड उठाई और उसके हमले को रोक दिया। एलिस, जिसे पीछे धकेल दिया गया था, बहुत हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना छोटा कोई उसकी सोर्ड कैसे रोक सकता है। मैंने मन ही मन सोचा, मेरी प्यारी बहन, तुम अपने से बहुत छोटे भाई के साथ सच में सीरियस नहीं हो रही हो, है ना? ध्यान भटकने के बाद एलिस पहले पीछे हटी, जिससे हमारे बीच कुछ दूरी बन गई। फिर उसने देखा कि मेरे हाथ में एक पतली धार वाली सोर्ड थी। फिर भी उसने उसकी लंबी सोर्ड को बहुत सटीकता से रोक दिया था। हालांकि वह यह नहीं बता सकी
कि मैं लकी था या अपनी असली ताकत छिपा रहा था, लेकिन वह पहले से ही काफी गुस्सा थी। दांत पीसते हुए उसने कहा, मेरा स्किल काफी खतरनाक है ना? उसका एक्सप्रेशन देखकर मैंने मन में सोचा, बस अब मैं पूरी तरह खत्म हो गया। और सच में एलिस ने अगले ही पल मुझ पर कई हमले किए। आखिर में मेरे बचाव में एक मौका देखकर वह आगे बढ़ी, दोनों हाथों से अपनी सोर्ड चलाई और मुझ पर वार किया। सोर्ड लगी और मैंने जल्दी से अपनी सोर्ड उठाकर बचाव किया। जैसे ही मेरी सोर्ड झुकी, मेरा रेपियर उसकी लंबी सोर्ड को चीरता हुआ सीधे उसके चेहरे पर जा लगा। इससे एलिस सच में चौंक गई। उसी समय मैंने मन ही मन गाली दी, फिर जल्दी से अपनी कलाई घुमाकर अपनी सोर्ड की दिशा बदली। आखिर में पीछे हटने से पहले फिर से उसकी लंबी सोर्ड से टकरा गया। एलिस भी जोरदार टक्कर से कई मीटर पीछे गिर गई। मेरे गिरने के बाद मैं अभी भी हिल रहा था। अगर मैंने सोर्ड घुमाई नहीं होती तो वह मर जाती। ये बहुत मुश्किल था। पिछली जिंदगी में मैंने जो ज्यादातर मिस्टी सोर्ड टेक्निक सीखी थी, डार्क डांस, वे जानलेवा मूव्स थी। मैंने सोर्ड घुमाने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाया था। हालांकि मैंने पावर के अंतर को दूर करने के लिए सोर्ड में जादू डाला था, लेकिन मैं अपने शरीर की सहन शक्ति की लगभग सीमा पर था। इस बीच एलिस ने अपनी सांस संभालते हुए एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, धरती और हवा मेरे पास आओ और मेरे भला करने वाले बनो। जब मैंने सुना कि मेरी प्यारी बहन मुझ पर 6 स्टार मंत्रा का इस्तेमाल करने वाली है, तो हमारी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। एलिस की सोर्ड भी वाटर ब्लेड नाम के एक मंत्र में उलझी हुई थी। मैंने मन ही मन सोचा, क्या वह मुझे मारने की कोशिश कर रही है? प्लीज मजाक मत करो। लेकिन एलिस पहले ही भूल चुकी थी कि वह मुझसे मुकाबला कर रही है। वह बुदबुदाती रही, मैं हार नहीं सकती। लेकिन अब मैं दीवार के बिल्कुल किनारे पर आ गया था। अगर मैं उसका अगला हमला रोक भी पाता तो भी मैं टक्कर से पीछे गिर जाता। अब मेरे पास बस यही ऑप्शन था कि मैं अपने अंदाजे पर भरोसा करूं और एलिस की तरफ सबसे पहले उड़ने की कोशिश करूं। एलिस का जादू पहले से ही पूरी तरह बन चुका था, लेकिन बचने की जगह ढूंढने के बजाय मैं असल में उसकी तरफ और भी तेजी से बढ़ा। मैं आगे बढ़ा, यह दुआ करते हुए कि वह चीज जल्दी से आ जाए। आखिरकार जैसे ही हम टकराने वाले थे, सिर्फ 2.5 मीटर की दूरी पर यकन अचानक हमारे बीच आ गया। उसने एक हाथ से मुझे पकड़ लिया और दूसरे हाथ से एलिस के 6 स्टार मैजिक को रोक दिया। जिस पल दोनों सोर्ड टकराई, पूरा आसमान रोशन हो गया। एलिस के थोड़ा शांत होने के बाद यकन ने कहा, मिस एलिस, आपने जो किया वह थोड़ा ज्यादा नहीं था। यंग मास्टर अभी भी बहुत सोचते हैं। यकन को देखकर मैंने आखिरकार राहत की सांस ली। एलिस शांत होने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है और उसने जल्दी से मुझे गले लगा लिया। रोते हुए पूछा कि क्या मुझे चोट लगी है। उसने बताया कि वह बस इतना पक्का इरादा कर चुकी थी कि मुझे फ्रंट लाइन पर न जाने दे, जिससे वह अपना आपा खो बैठी। मुझे पता था कि एलिस जो कुछ भी करती थी उसे लेकर बहुत सीरियस थी। उसकी रॉयल एकेडमी जादू, सोर्ड फाइटिंग और लिटरेचर समेत सभी फील्ड के टैलेंटेड जीनियस लोगों से भरी हुई थी। एलिस एकेडमी की हिस्ट्री में पहली इंसान थी जिसने सभी सब्जेक्ट्स में एस रैंक हासिल किया था, एलीट्स में एक एलीट। साथ ही वह बहुत खूबसूरत थी। लोग उसे चाइल्ड ऑफ गॉड कहते थे। अपनी पिछली जिंदगी में हालांकि उसे और उसके बड़े बेटे एशर दोनों को कॉन्टिनेंट का अगला गार्डियन माना जाता था, लेकिन नाइट्स ऑफ लाइट में शामिल होने के कुछ समय बाद ही उसका दुखद अंत हो गया। यह सोचकर मैंने उसका हाथ और मजबूत कर लिया। इस जिंदगी में मैं इस बहन की रक्षा करूंगा जो मेरे साथ इतनी अच्छी रही है। थोड़ी देर बाद एलिस ने येकन से पूछा, क्या येकन ड्यूक का गार्डियन नाइट नहीं है? वह ड्यूक के साथ वॉर में क्यों नहीं गया? येकन ने कहा कि ड्यूक ने उसे कुछ समय के लिए मेरी रक्षा करने का आदेश दिया था और वह भी चुपके से, इसलिए उसने किसी और को नहीं बताया। असल में घर से निकलते ही मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि मेरे पिता ने उसे चुपके से मेरी रक्षा करने के लिए क्यों भेजा। मेहनत से थककर मैंने इसके बारे में सोचा और फिर गहरी नींद में सो गया। अगले दिन मेरी बहन एकेडमी वापस चली गई। वह ग्रेजुएशन से पहले हमारे पापा से मिलने आई थी। मैंने भी अपने छोटे शरीर की ट्रेनिंग शुरू कर दी। उस रात एलिस के साथ स्पारिंग करने के बाद मुझे फिजिकल ताकत की अहमियत अच्छी तरह समझ में आई। इसलिए अगले 2 हफ्तों तक मैंने लगातार ट्रेनिंग की, लेकिन रिजल्ट लगभग न के बराबर थे। इससे मुझे अपने नए जन्म से पहले वाले मजबूत शरीर की याद आ रही थी। मुझे दूसरे तरीके सोचने पड़े। तभी एमिली अंदर आई और कहा कि एलिस ने मुझे एक बोतल भेजी है, यह पूछते हुए कि यह क्या है और इसकी बदबू इतनी बुरी क्यों है। बोतल में एक हेल हाउंड का खून था, जिसे मैंने खास तौर पर एलिस से मेरे लिए ढूंढने को कहा था। हेल हाउंड का खून सिर्फ लीमिया वैली में ही मिल सकता है, जिससे यह
बहुत कीमती हो जाता है। चूंकि मेरे पास यह था, इसका मतलब था कि इसके ब्लैक मार्केट में बिकने की अफवाहें सच थीं। इस जानवर के खून से न सिर्फ बहुत बुरी बदबू आती थी, बल्कि पीने पर मुंह में बहुत ज्यादा जलन भी होती थी। इसीलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ जहर बनाने के लिए किया जाता था। लेकिन मुझे पता था कि इसे पीने से जादुई ताकत और स्टैमिना हमेशा के लिए बढ़ सकता है। हालांकि बाद में ज्यादातर लोगों ने इसे अंधविश्वास माना, लेकिन मैंने खुद अपने पिछले जन्म में इसका असर महसूस किया था। एमिली, जो बहुत मजबूत और हृष्ट पुष्ट थी, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं सच में इसे पीना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा कि यह ठीक है और मन ही मन सोचा, चिंता मत करो एमिली, मैं तो तुम्हारा बनाया खाना भी खा सकती हूँ, यह तो दूर की बात है। फिर मुझे याद आया कि एमिली ने मेरे पिछले जन्म में पहली बार मेरे लिए खाना बनाया था और मैंने कैसे पिया था। सूप के उस कटोरे ने मुझे लगभग मार ही डाला था। उस सूप के मुकाबले ये थोड़ा सा डीमन ब्लड बहुत टेस्टी था। इसे पीने के बाद मुझे लगा कि मेरी मैजिक पावर धीरे धीरे बढ़ रही है। फिर मैंने इफेक्ट टेस्ट करने के लिए वॉक करने का बहाना बनाया। पैलेस से निकलकर मैं एक जानी पहचानी जगह की ओर चल पड़ा। पिछले 2 हफ्तों से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि यकन अपनी रेगुलर रिपोर्ट देने के लिए कुछ समय के लिए पैलेस से बाहर जाने वाला था। मेरे पिछले जन्म में लाइट गॉड लुमिनाडीर का रेवलेशन एशर पर हुआ था। रेवलेशन से पता चला कि बिलियल्स के इलाके के पीछे पहाड़ों में कहीं एक सोया हुआ टेम्पल था। एशर को आखिरकार रेवलेशन के आधार पर पावरफुल होली सोर्ड मिल गई। हालांकि इस समय रेवलेशन अभी तक नहीं हुआ था, इसलिए इस दुनिया में सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि नीचे क्या है। जैसे ही मैंने अपनी मैजिक पावर जमीन में डाली, मिट्टी बड़े बड़े हिस्सों में ऊपर उठने लगी। आखिर में पास की मिट्टी के एक हिस्से के ढाने के बाद नीचे की ओर जाने वाला एक रास्ता दिखाई दिया। मैं आगे जो करने वाला था, उसका एशर शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी अंदाजा नहीं लगा पाएगा। फिर मैं सीढ़ियों से नीचे अंडरग्राउंड में गया। यह जगह 300 साल पहले गॉड्स और डीमंस के बीच वॉर के दौरान लाइट गॉड लुमिनाडीर को समर्पित एक पुराना टेम्पल था। अंदर जाने पर मैंने बीच में कुछ चमकता हुआ देखा। करीब से देखने पर मुझे एहसास हुआ कि यह होली सोर्ड थी। क्रिएशन कैलेंडर के साल 999 में इंसानों ने भारी कीमत चुकाने के बाद आखिरकार बिलियल्स पर कब्जा करने वाली डीमन आर्मी को भगा दिया। शुरू में डीमंस की फिजिकल स्ट्रेंथ इंसानों से कहीं ज्यादा थी, लेकिन उन पुराने खंडहरों से मिले डिवाइन वेपन्स की वजह से इंसानों ने उनसे लड़ने की कैपेबिलिटी हासिल कर ली। कई अवशेषों में से ये डुरंडाल एक होली सोर्ड थी, जिसे लाइट गॉड लुमिनाडीर ने बचाया था और डीमंस के खिलाफ वॉर में एक जरूरी चीज थी। आखिरकार एशर ने इसका इस्तेमाल मुझे दुखद अंत देने के लिए किया। मुझे लगा कि शायद मेरा दूसरा जन्म डुरंडाल द्वारा मारे जाने से जुड़ा था। यह सोचकर मैंने धीरे से होली सोर्ड को छुआ, लेकिन हैरानी की बात नहीं कि कोई रिएक्शन नहीं हुआ। इससे मैंने उसे लात मारी। क्या बकवास है। मुझे लगा था कि यह जिंदगी अलग होगी, लेकिन पता चला कि मैं बस निराश था। इसलिए मैं मुड़ा और वह असली काम करने के लिए तैयार हुआ जो मुझे यहाँ करना था। जब मैं होली सोर्ड के चारों ओर घूमकर पीछे आया तो मैंने फर्श पर वह चीज देखी। पहली नजर में आपको लग सकता है कि यह होली सोर्ड की शैडो है। जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा होता है। जैसे ही मैं नीचे झुका और जमीन पर बड़ी डिस्क घुमाई, एक सीढ़ी धीरे धीरे ऊपर उठी जो कभी न खत्म होने वाले अंधेरे की ओर ले जाती थी। यह दूसरी जगह का रास्ता था जो ऑल्टर ऑफ लाइट से छिपा हुआ था। सीढ़ियों से ऊपर जाने के बाद मैंने एक दरवाजा खोला और अंदर गया। मैंने बीच में एक बहुत ही जाना पहचाना डैगर तैरता हुआ देखा। इस डैगर का नाम डीमन सोर्ड कैलन है। दुनिया के सबसे पावरफुल असैसिन के शिखर तक पहुंचने से पहले यह काली तलवार मेरा सबसे खतरनाक ट्रम्प कार्ड थी। जैसे ही मैंने तलवार निकाली, मैंने उससे पूछा कि क्या वह इतने सालों से ठीक से सो रहा है। कैलन उठने का समय हो गया था, लेकिन जब उसने काफी देर तक कोई रिएक्ट नहीं किया तो मैंने उसे जोर से हिलाना शुरू कर दिया। लेकिन तलवार चलाने का जाना पहचाना एहसास मुझे तुरंत जोश से भर गया। उस पल मैं बस उससे कुछ काटना चाहता था। कुछ और बार तलवार चलाने के बाद अचानक जमीन से एक काली परछाई उठी। उसने कहा, अरे छोटे बदमाश, तुम में हिम्मत है। क्या तुम नहीं जानते कि इसे जगाने का क्या मतलब है? मैंने जवाब दिया, क्या इसका मतलब है कि अब मैं इस तलवार का मालिक हूँ? लेकिन उसने आगे कहा, क्योंकि तुमने सोई हुई डीमन सोर्ड को जगाने की हिम्मत की है, इसलिए तुम्हारा शरीर मेरा है। कहो। वह धुएं के गुब्बार में बदल गया और मेरी ओर झपटा, लेकिन मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली। अगले ही पल
उसे अपना असली रूप दिखाना पड़ा। उसका चेहरा हैरानी से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसके शरीर को क्यों छू सकता हूँ तलवार के रूप में। मैंने उससे कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था, अब तुम मेरे हो। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, उसने मुझ पर फिर से अटैक करने के लिए अपने पंजे बढ़ाए, लेकिन मैंने बस पीछे हटकर आसानी से बच निकला। इससे उसे मेरी पकड़ से छूटने और तेजी से पीछे हटने का मौका मिला, जिससे हमारे बीच दूरी बन गई। अपना बैलेंस वापस पाने के बाद वह पूछने लगा कि मैं कौन हूँ। मेरे आसपास डीमन एनर्जी देखकर उसने पूछा कि मुझ पर एल का ऑरा क्यों है। मैंने उसे बताया कि मैं एल का सक्सेसर हूँ। अब जब तुम्हारा मास्टर वापस आ गया है तो क्या तुम्हें मेरी बात नहीं माननी चाहिए, मैंने पूछा। यह देखकर कि उसे मुझ जैसे मामूली बदमाश ने उकसाया है, वह गुस्सा हो गया और उसने एक भयंकर लड़ाई शुरू कर दी। डीमन सोर्ड का आखिरी मकसद यूजर के शरीर पर कब्जा करना होता है। यह देखकर मुझे लगा कि उससे बहस करना काम नहीं करेगा। जैसे ही उसने मेरे डिफेंस को तोड़कर मेरे शरीर पर हमला करने वाला था, मैंने अचानक एक ग्रे स्पेल पढ़ा। अगले ही पल कैलन, जो हवा में उड़ रहा था, अचानक जोर से जमीन पर गिर गया। मैंने कहा, जब तक तुम अच्छे मूड में हो जल्दी से मुझे अपना मास्टर मान लो ताकि बाद में तकलीफ से बच सको। लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर होने पर भी वो अपनी पूछ रहा था कि मुझे यह स्पेल कैसे इस्तेमाल करना आता है और मुझे घमंडी बच्चा कह रहा था। इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाता, मैंने फिर से स्पेल किया, जिससे उसका सिर जोर से जमीन पर जा लगा। यह देखकर कि वह फिर भी नहीं झुकेगा, मैंने लगातार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैंने उसके पूरे शरीर का ऊपरी हिस्सा जमीन पर पटक दिया तो आखिरकार उसने मुझे पहचाना। यह देखकर कि मैं स्पेल पढ़ना जारी रखना चाहता हूँ, उसने बिना मन के मुझे मास्टर कहा। काम पूरा करने के बाद मैं वापस जाने के लिए तैयार हो गया। आखिर अगर मैं ज्यादा देर बाहर रहा तो लोगों को शक हो जाएगा। कैलन यहाँ अनगिनत सालों से था और अब जब वह आखिरकार मेरे साथ बाहर आ सकता था तो वह बहुत एक्साइटेड था। बाहर निकलते समय उसने मेरा नाम पूछा और मैंने उसे बताया कि यह शियान बर्ट है। यह देखकर कि मैं कितना छोटा था, उसने पूछा कि क्या अर ने सच में मेरे जैसे किसी बिगड़े हुए बच्चे को चुना है। मैंने उससे कहा, हाँ, लेकिन पिछले जन्म में, और मैं पहले ही एक बार मर चुका हूँ। मेरी बातों ने कैलन को कंफ्यूज कर दिया। जब हम होली सोर्ड के पास से गुजरे तो कैलन ने कहा कि ऐसा लगता है कि वह आदमी अभी भी सो रहा है। मैंने कहा कि उसका मालिक शायद उसे अगले 20 सालों में जगाएगा। जैसे ही कैलन ने पूछा कि क्या मुझे कुछ पता है, मैंने अपनी तलवार घुमाने की तैयारी कर ली थी। अगले ही पल जैसे ही मेरी डीमन सोर्ड सतह पर चली, उसने तुरंत होली सोर्ड के हैंडल को 2 टुकड़ों में काट दिया। इस हरकत से कैलन चौंक गया, उसे ठंडा पसीना आ गया और उसने पूछा कि मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ। मैंने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा कि यह चीज अभी ज्यादा काम की नहीं हो सकती, लेकिन चीजें अब इंटरेस्टिंग होने वाली थी। पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। मेरे पापा मुझे एक सुनसान जगह पर ले गए और पूछा कि क्या मैं अब भी उनके साथ फ्रंट लाइन पर जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर मैंने अपना मन बदल भी लिया तो भी वे मुझे रोकेंगे नहीं या मुझ पर ब्लेम नहीं करेंगे। मैंने पक्के इरादे से उनकी तरफ देखा, जिससे साफ था कि मैंने मन बना लिया है। तभी मेरे पापा ने पास खड़े ये कान से उस जीव को छोड़ने को कहा। ऑर्डर मिलते ही ये कान ने अपने कपड़ों से एक स्क्रॉल निकाला। मैंने तुरंत पहचान लिया कि यह एक मैजिक स्क्रॉल है और सोचा कि क्या वह कुछ बुलाने की कोशिश कर रहा है। सच में ये कान ने स्क्रॉल इस्तेमाल करने के बाद एक ताकतवर मैजिकल जानवर हेलहाउंड को बुलाया, जो फ्रंट लाइन पर सबसे कॉमन दिखता था। हालांकि इस जानवर को लेमिया वैली में लो लेवल माना जाता था, लेकिन यह पक्का ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई आम इंसान हैंडल कर सके। जैसे ही मैंने अपनी तलवार निकाली, मेरे पीछे खड़े नाइट्स ने एक साथ अपनी हिल्ट पकड़ ली। यह देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि अगर टेस्ट के दौरान कुछ भी गलत हुआ तो ये नाइट्स तुरंत आगे बढ़कर मॉन्स्टर के 98 टुकड़े कर देंगे। मेरे पीछे खड़े मेरे पापा ने मुझसे कहा कि अब से मुझे अपने इरादे की ताकत साबित करने के लिए यह ट्रायल अकेले ही पास करना होगा। जब ये कान ने ट्रायल शब्द सुना तो वह सोच में पड़ गया। उसकी पकड़ अनजाने में ही भारी निशान वाली म्यान पर कस गई। 3 दिन पहले मैं उसके पास एक अचानक रिक्वेस्ट लेकर आया था। मैं उसके साथ स्पार करना चाहता था। मेरा कारण यह था कि
जिस दिन मुझे अपने पापा से मिलना था वह पास आ रहा था और मैं बस खाली हवा में अपनी तलवार नहीं घुमा सकता था। मैं पहले असली लड़ाई का एहसास करना चाहता था। यह सुनकर ये कान ने कहा कि अगर मुझे स्पार करना है तो मुझे मास्टर क्रांस या कोई दूसरा यंग मास्टर ढूंढना चाहिए जो मेरी उम्र का हो। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब से हमने पिछली बार स्पार किया था हर बार जब वह मुझे देखता तो मुड़कर भाग जाता। ये कान ने सोचा कि एक ऐसे बच्चे के साथ मुकाबला करना जो शायद उससे कई दशक छोटा हो, उससे बहुत ज्यादा उम्मीद करना था। अंत में उसके पास मेरे निमंत्रण को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से उसने अपनी तलवार निकालने की प्लानिंग नहीं की थी, बल्कि वह अपने म्यान का यूज करके मेरे साथ मुकाबला करेगा। मैंने पहले ये कान को थैंक यू कहा और फिर कहा कि मैं उससे एक एहसान मांगना चाहता था। उसे अपने पिता को इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसके बारे में नहीं बताना चाहिए। यह एक ऑर्डर था। जब वह सोच रहा था कि मैं ऐसा अनुरोध क्यों करूंगा, तो मैंने पहले ही एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी ओर दौड़ा। एक पल में मैं उसके सामने था और मैंने अपनी तलवार घुमाई। ये कान को उस प्रहार से महसूस हुआ कि मेरी ताकत असाधारण थी। वह विश्वास नहीं कर सका कि यह वास्तव में वह ताकत थी जो एक बच्चे में हो सकती है। यहाँ तक कि उसकी म्यान भी टूट गई थी। उसे सोचने का मौका दिए बिना मैंने फिर से उस पर तलवार घुमाई। उस थोड़ी देर की हिचकिचाहट में मैं अपनी जगह से गायब हो गया था। मेरा शरीर पहले ही उसके ऊपर हवा में उछल रहा था। हालांकि उसे मेरी अभी की लोकेशन का अंदाजा हो गया था, लेकिन वह इस बात से हैरान था कि मैं वहां कब पहुंचा। हालांकि उसके पास आगे सोचने का समय नहीं था और वह जल्दी से मुड़ा और मेरे हमले को फिर से रोकने के लिए अपनी तलवार की म्यान उठाई। म्यान से ब्लेड की टक्कर से पूरा प्लाजा हिल गया। हमारे चारों ओर की हवा एक नीले भंवर में फट गई, जैसे किसी बड़े हाथ से हवा को चीर दिया गया हो। जैसे ही म्यान फिर से टकराए, तलवार की परछाई चमकदार सफेद गुलदाउदी में बदल गई। तलवार पकड़े हुए ये कान का हाथ चट्टान की तरह मजबूत था, लगातार मेरे हमलों को रोक रहा था। सारा टेंशन मेरी लाल आंखों में था, जैसे कोई टाइम बम फटने वाला हो या कोई गुस्सैल जानवर काट रहा हो और छोड़ने को तैयार न हो। यह अब हमला करने और बचाने का कोई आसान मुकाबला नहीं था। यह साफ तौर पर दो डांसर्स के बीच अपनी तलवारों का इस्तेमाल करने का डायलॉग था। मेरी तलवार कह रही थी कि मैं जीतूंगा, जबकि ये कान की म्यान कह रही थी कि यह इतना आसान नहीं होगा। ब्लेडों की टक्कर हमारी साझी याद थी। एनर्जी की उड़ती तलवारें हमारी भावनाएं थीं। यहाँ तक कि आसपास की हवा भी इस मुकाबले में खुशी मना रही थी। मेरा स्टैमिना लगभग खत्म होने के बाद मैं हमारे बीच दूरी बनाने के लिए पीछे कूदा, यह महसूस करते हुए कि मैं अभी भी ये कान का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने उसे मेरे साथ मुकाबला करने के लिए थैंक यू कहा। ये कान भारी सांस लेते हुए अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि अभी क्या हुआ था। उसे साफ याद था कि मैं पहले बहुत कमजोर था, अब मैंने उसे इस तरह हराया था। सीन वापस वर्तमान में आ जाता है, जबकि मेरे आसपास के दूसरे नाइट्स उस मॉन्स्टर को बहुत टेंशन से देख रहे थे, इस डर से कि वह मुझे नुकसान न पहुंचा दे। सिर्फ ये कान पूरी तरह से रिलैक्स था। वह जानता था कि यह मॉन्स्टर मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, मॉन्स्टर मुझ पर झपटा। मैंने अपनी तलवार निकाली, ध्यान से फोकस किया, यह जानते हुए कि यह मॉन्स्टर ये कान की तरह पीछे नहीं हटेगा। जब वह मेरे पास पहुंचा तो मैंने सबसे पहले उसके पंजों को रोकने के लिए अपनी तलवार उठाई। मेरा स्टैमिना इन मॉन्स्टर्स के खिलाफ ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकता था, इसलिए मुझे लड़ाई जल्दी खत्म करनी पड़ी। इससे पहले कि मॉन्स्टर कुछ कर पाता, मैं अपनी तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ा। तलवार के एक ही वार से मैं तेजी से उसकी तरफ पलटा, अपनी तलवार नीचे फेंकी और सीधे उसके सिर पर वार किया। आसपास के नाइट्स यह नजारा देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वे खुद भी यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकते थे कि वे इतने कम समय में उस जानवर को मार सकते हैं। हालांकि मेरे पापा के चेहरे पर एक खुश मुस्कान थी। मैंने जमीन पर पड़े लाशों को देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, क्योंकि इसका खून तो कई बोतलें भरने के लिए काफी था। लेकिन अगर मैंने उसे सीधे पी लिया तो सब मुझे पक्का पागल समझेंगे। उसी समय मेरे पापा पास आए, ताली बजाते हुए और बार बार मेरी तारीफ करते हुए, यह कहते हुए कि मैंने ट्रायल पास कर लिया है। उन्होंने मुझे अपने साथ फ्रंट लाइन पर जाने देने के लिए राजी हो गए। बाकी सबके जाने के बाद कैलन धीरे धीरे मेरे शरीर से निकला। उसने पूछा कि क्या मैं उसे सिर्फ एक किचन नाइफ समझता हूँ। मैंने उससे कहा कि बिल्कुल नहीं, वह इस मैजिक स्वॉर्ड था। क्या हुआ? फिर कैलन ने गुस्से में पूछा कि मैंने उसे लड़ाई में इस्तेमाल क्यों नहीं किया। उसने कहा कि उसे ज्यादा ताकत पाने के लिए खून पीने की जरूरत है। फिर वह राक्षस के पास भागा
और मुझसे थोड़ा खून पीने की गुजारिश की। इस समय मैंने जादुई तलवार निकाली और उससे कहा कि चिंता मत करो, जब हम फ्रंट लाइन पर पहुंचेंगे तो मैं उसे जी भरकर पिला दूंगा। कुछ दिनों बाद सीन युद्ध के मोर्चे पर आ जाता है। कैंप के पास राक्षसों की बड़ी भीड़ के कारण कैंप पर हमला हुआ। ड्यूक बाहर आकर सबको शांत रहने को कहते हैं और सही लाइन बनाकर दुश्मन का सामना करने का आदेश देते हैं। सबसे पहले पीछे के नाइट्स ने मिलकर बाइंडिंग ऑफ रिडेम्पशन का इस्तेमाल किया, जिससे तुरंत राक्षसों के ऊपर एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल बन गया। अगले ही सेकंड सर्कल हर राक्षस के पैरों तक फैल गया और फिर उसमें से सुनहरे धागे निकले, जिससे राक्षस अपनी जगह पर बंध गए। आखिर में ड्यूक के अटैक करने के ऑर्डर पर बहादुर नाइट्स ने अपनी तलवारें निकाली और कैंप से बाहर निकलकर सभी बंधे हुए राक्षसों को मार डाला। क्योंकि बाइंडिंग मैजिक सर्कल का असर कुछ समय के लिए था, इसलिए नाइट्स को जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलना पड़ा। एक को मारने के बाद वे बिना रुके दूसरे पर हमला कर दिए। मेरे पीछे खड़ी एमिली अपने सामने का नजारा देखकर डर के मारे चुप हो गई। उसने मुझसे हैरानी से पूछा कि मैंने इतनी डरावनी जगह क्यों चुनी और क्या मुझे डर नहीं लग रहा था। लेकिन अचानक मेरे अंदर पुरानी यादें ताजा हो गईं। राक्षसों से निपटने के बाद मेरे पिता आए और पूछा कि फ्रंट लाइन पर रहकर कैसा लग रहा है। मैंने अपने होंठों पर हल्की सी खुशी छिपाई और कहा कि मैं थोड़ा नर्वस हूँ। मेरे पापा ने कहा कि मेरा नर्वस होना सही है, यहाँ कभी भी मौत हो सकती है, इसलिए मुझे सावधान रहने की जरूरत है। मैंने उनसे कहा कि मुझे याद है अभी जैसी सिचुएशन यहाँ अक्सर होती है, कैंप लग, इसलिए मुझे सावधान रहने की जरूरत है। मैंने उनसे कहा कि मुझे याद है अभी जैसी सिचुएशन यहाँ अक्सर होती है। लड़ाई डिटेल्ड स्ट्रेटेजी, गाइड और बहुत स्किल्ड नाइट्स पर डिपेंड करेगी, ताकि इस फ्रंट को पार करने की कोशिश करने वाले सभी मॉन्स्टर्स को पीछे हटाया जा सके। मेरा टेंट जो मुझे पहुंचने पर दिया गया था बैटल लाइन में सबसे पीछे है और सबसे सेफ जगह भी है। उस दिन मैंने अपने टेंट से बाहर देखा और पाया कि मेरे एरिया में गार्ड्स दूसरी जगहों के मुकाबले बहुत ज्यादा टाइट थे। ऐसा लगता है कि मुझे कैलन को खाना खिलाने के लिए रात तक इंतजार करना होगा। जब मैंने एमिली को कवर के नीचे कांपते हुए देखा तो मैंने उससे पूछा कि वह क्या कर रही है। मेरी बातें सुनकर एमिली ने कहा, क्या हिज एक्सीलेंसी ड्यूक ने नहीं कहा था कि हम यहाँ कभी भी मर सकते हैं? मैंने जवाब दिया, तो अपना बैग पैक करो और वापस जाओ। लेकिन एमिली ने गुस्से में मना कर दिया, यह कहते हुए कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। हर जगह जादुई जानवर थे और अगर वह चली गई तो मेरी मदद कौन करेगा? फिर जब मैंने उससे उस लबादे के बारे में पूछा जो उसने तैयार किया था, तो उसने मुझे इग्नोर करते हुए कहा कि खाने का टाइम हो गया है और टेंट से चली गई, मुझे इस अकेले कमरे में अकेला छोड़कर। मैंने सोचा कि मुझे उसे बाहर निकाल देना चाहिए। वह अपने मालिक के तौर पर मेरी कोई इज्जत नहीं कर रही थी। उस रात मैंने एक जालीदार कठपुतली बनाई और उसे वहीं रख दिया जहां मैं सोता था, ताकि दूसरे लोग सोचें कि मैं सो रहा हूँ। जैसे ही मैं उठकर जाने वाला था, एमिली ने अचानक मुझे वापस बुलाया। उसने धीरे से पूछा कि मैं इतनी देर तक ट्रेनिंग क्यों कर रहा हूँ? तुम बहुत मेहनती हो। अगर हिज मैजेस्टी ड्यूक को पता चल जाए तो वे बहुत खुश होंगे। मैंने उससे कहा था कि आज रात मेरी सैर के बारे में किसी को मत बताना। तुम्हें बस यह जानना है कि मैं अभी भी सो रहा हूँ। एमिली धीरे से मान गई। यह युद्ध की फ्रंट लाइन है, इसलिए हर रात सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। इसलिए मुझे आजादी से घूमने का मौका तभी मिलता है जब पीछे से नाइट्स मजबूती के लिए आगे जाते हैं। जल्द ही मैं एक चट्टान पर पहुंच गया और फिर मैंने डार्क ऑब्जेक्ट 3 स्टाइल ग्लाइडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके सीधे 10 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई से नीचे गिरा। मेरी पिछली जिंदगी की यादों के हिसाब से इस चट्टान को पार करने के बाद इसके पीछे जादुई जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी। मैंने ठीक यही टेस्ट किया। खून की फैली हुई महक सूंघकर कैलन कांप उठा और कहने लगी कि वह मुश्किल से खुद को संभाल पा रही है और उसे कुछ काटने के लिए जल्दी से हथियार पकड़ना है। मुझे देखकर मॉन्स्टर खाने के लिए बेताब हो गए और तुरंत मुझ पर टूट पड़े। मैं सबसे पहले आगे बढ़ा और सबसे आगे वाले मॉन्स्टर को आधा काट दिया। फिर अपनी ताकत इकट्ठा करने के लिए थोड़ा पीछे हटा। इसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट स्टॉर्म स्किल का इस्तेमाल करके सभी मॉन्स्टर को तुरंत खत्म कर दिया। लड़ाई के बाद मैं एक मॉन्स्टर के पास गया और उसमें एक ट्यूब डाल दी। फिर मैंने निकाला। मुड़कर मैंने एक कप लिया और मॉन्स्टर का खून इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एक बार भर जाने के बाद मैंने उसे एक ही घूंट में पी लिया। वह जाना पहचाना स्वाद सच में पुरानी यादों जैसा था। कैलन ने उत्साह से कहा कि जागने के बाद यह पहली बार था जब उसने इतने सारे मॉन्स्टर मारे थे। लेकिन अगर यह सिर्फ इन गंदे कमीनों का शिकार करना था तो वह कब मजबूत होगी? मैंने उसे आश्वस्त किया कि रात लंबी थी
और कई राक्षस थे। मेरे शब्दों को सुनकर कैलन उत्तेजना से कांप उठा। इस बीच कहीं एक पहाड़ी सड़क पर एक काफिला यात्रा कर रहा था। बीच की गाड़ी में बैठी एक सफेद बालों वाली लड़की थी। उसके सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि अब फ्रंट लाइन में जाना बेहद खतरनाक था, लेकिन अपना मन बदलने में देर नहीं हुई थी। सफेद बालों वाली लड़की। मेरी माँ ने लापरवाही से टिप्पणी की कि साम्राज्य की राजकुमारी के रूप में मेरे पिता को उनके पेट्रोलिंग में मदद करना उनका दायित्व था। फिर उसने अपनी नौकरानी से कहा कि अगर उसने फिर से ऐसा कुछ कहा तो वह नाराज हो जाएगी। नौकरानी ने फिर उसे याद दिलाया कि ड्यूक बेल्ट के परिवार का यंग मास्टर भी फ्रंट लाइन में था। नौकरानी ने बताया कि ड्यूक उसे नहीं ले जा रहा था, बल्कि वह यंग मास्टर मेरी तरह अपनी मर्जी से गया था, क्योंकि हम दोनों लगभग एक ही उम्र के थे। शायद हम इस मौके का फायदा उठाकर एक दूसरे को बेहतर जान सकें। यह सुनकर शर्मिंदा राजकुमारी ने जल्दी से अपना सिर घुमा लिया, यह कहते हुए कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि उसने फिर भी मुझसे मेरा नाम पूछा और नौकरानी ने उसे बताया कि मेरा नाम शी अम्बेल है। आखिर में उसने खिड़की के बाहर चांदनी को देखा और 2 बार मुझे कहा। कुछ देर बाद नाइट्स हमेशा की तरह आसपास के इलाके से मॉन्स्टर्स को हटा रहे थे। अपना मिशन पूरा करने के बाद वे लौटने की तैयारी कर रहे थे। इस समय ड्यूक मुड़ा और एक तरफ देखा, यह देखते हुए कि मैंने अभी-अभी एक मॉन्स्टर को मारकर अपनी तलवार म्यान में रखी है। फिर वह मेरे पास आया और पूछा कि क्या मैंने पिछले कुछ दिनों में फ्रंट लाइंस में खुद को अच्छी तरह से ढाल लिया है। मैंने उसे बताया कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे पिता खुश दिखे। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा था कि मैं जल्द ही वापस जाने के लिए जोर-जोर से चिल्लाऊंगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। तलवार ने मुझे मारा और मेरा दिल थोड़ा कांप उठा, क्योंकि मैंने अपने पिछले जन्म में अपने पिता के चेहरे पर ऐसा भाव कभी नहीं देखा था।